आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की NCERT सब्जेक्ट, हमारा भूगोल चल रहा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो इसका जो पहला वीडियो था, जो पहला पार्ट था, उसके अंतर्गत हमने खनिजों के बारे में जाना। दूसरे वीडियो के अंदर हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़े थे, जैसे कि उसके अंदर ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और उसके अलावा नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था कि इनकी जो हानि है, कि इनको यूज करने से किस प्रकार की हानि होती है। तो इनका जो कारण था हानि का, सब में यही था कि इनको जलाने से क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। प्रदूषण होगा अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो धुआं निकलेगा, या फिर कोयला जलाते हैं उसका जो धुआं है, इनमें हानिकारक पोल्यूटेंट्स होंगे, जो कि क्या करेंगे, हमारे वातावरण को दूषित करेंगे। अब वातावरण दूषित होगा, हानिकारक गैसें इनसे निकलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए वैसे ही समस्या है। और दूसरा ये है कि ये जो भंडार है, इनके जो परंपरागत स्रोत है, इनके जो भंडार है, ये सीमित मात्रा में है, ये अनलिमिटेड नहीं है। अगर इनका दोहन इसी प्रकार से चलता रहा, इनका इस्तेमाल अगर हम इसी प्रकार से करते रहे, तो क्या होगा, ये जो संसाधन है ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अब आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऐसे स्रोत हैं जो कि देखिए लंबे समय से चलते हुए नहीं आ रहे हैं, उनको अभी खोजा गया है और उनका इस्तेमाल पूरी तरह से होना बाकी है। अभी दुनिया इस होड़ में लगी हुई है कि जो गैर परंपरागत स्रोत है, जिनको कि अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाएगा, तो इनका इस्तेमाल करें, ताकि ये जो हमारे अन्य प्राकृतिक संसाधन है इनको बचाया जा सके, इनको सहेजे रखा जा सके। तो देखिए, अगर इसकी बात करें गैर परंपरागत स्रोत, तो एक तो ये लंबे समय से यानी कि इस्तेमाल में नहीं है, और दूसरा इनको विभाजित करने का कारण ये भी है कि इनके भंडार के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। जो परंपरागत स्रोत है, इनके जो भंडार हैं वो क्या है, सीमित मात्रा में है, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत हम जो पढ़ने वाले हैं, इनके जो भंडार हैं वो अनलिमिटेड हैं, इनके सोर्स कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। जैसा कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, ये सब क्या है, प्रकृति से मिल रही है हमें और अनलिमिटेड मात्रा में है, जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चीजें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप समझ गए हैं कि गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आप लोगों ने जान लिया। मैंने इसके बारे में दो चीजें बताई, एक तो ये क्या है, असीमित है, उसके अलावा ये क्या है, नवीकरणीय है। नवीकरणीय है, जैसे ही हम इनका इस्तेमाल करेंगे ये दोबारा से नवीन हो जाते हैं, फिर से ये दोबारा से बन जाते हैं। जिस प्रकार से कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, सूर्य की विकिरण रोज पृथ्वी पर आती है, रात को नहीं आएगी, अगले दिन से क्या होगा कि वो फिर से नवीनीकरण होगा और फिर से आनी शुरू हो जाएगी विकिरणें। तो इस प्रकार से ये क्या है, असीमित है, कभी भी खत्म नहीं होंगे, और क्या है, नवीनीकरण है, दोबारा से भी ये बनते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर, सबसे पहला है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा की बात हो रही है। सोलर का मतलब आप लोग जानते हैं, सोलर का मतलब होता है सूर्य से। यहां पर पावर की बात होगी जो कि हमें किससे मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो विकिरण के द्वारा आता है। अब सूर्य की जो विकिरण है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो देखिए फोटोन के रूप में होती है। फोटोन, ये सब चीजें नोट करते चलेंगे। अब जो फोटोन है, सूर्य की ऊर्जा मैंने क्या बताया, फोटोन के रूप में होती है, और यही फोटोन हमें क्या देगा, उष्मा देगा और ऊर्जा भी देगा। तो सौर जो ऊर्जा है, उसका मतलब यहां पर हम फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो ये कार्य देखिए किस प्रकार से होता है। इसको करने के लिए, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास होते हैं बड़े बड़े सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में क्या होगा कि सोलर पैनल में सौर सेल लगे होते हैं, जो कि सिलिका से बने हुए होते हैं।
सिलिका की परतें होती हैं सौर सेल के अंदर, और देखिए जो सबसे ऊपर वाली परत होती है इसके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सूर्य की विकिरण जैसे ही सोलर सेल पर गिरेगी तो जो फोटोन है, सोलर विकिरण के अंदर जो फोटोन है, उसकी वजह से सौर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज हो जाएंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होने लगेगी, और जो विद्युत बनेगी उसको एक बैटरी के अंदर सेव कर लिया जाएगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा बिजली की तरह। तो मैंने आपको क्या बताया, फोटोन से हमें मिलेगी ऊष्मा और ऊर्जा, हमें लेनी है ऊर्जा, यहां पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। और सोलर पैनल में क्या होता है, सौर सेल लगे होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, सिलिका की परतों से बने होते हैं, सिलिका की परतों से निर्मित होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहां पर विद्युत बनेगी। इसके बाद देखेंगे कि इसका इस्तेमाल जो है सौर ऊर्जा का किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो देखिए अगर बात करें तो पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले चैप्टर्स में जैसे कि अक्षांश और देशांतर में भी मैंने आपको बताया है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यानी कि जिसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, आप कर्क रेखा से लेकर जब साउथ की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश यहां पर स्थित हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो साल भर सूर्य की विकिरणें लंबवत पड़ती है। तो ये कहां पर इस्तेमाल करने लायक है, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहां पर इसका भली भांति इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जितने भी देश यहां पर लोकेटेड है तो उन्होंने क्या किया, देखिए सबने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जाना जाता है। यह चीज नोट करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंदर देखिए अन्य कंट्री भी है, लेकिन ज्यादातर देश ऐसे हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर सिचुएटेड है यहां पर। तो देखिए आईएसए की अगर बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसके अंदर देखिए तकरीबन 121 जो है देश शामिल है इस ग्रुप के अंदर। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, ताकि जो अन्य प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि जो परंपरागत प्राकृतिक संसाधन है इनको बचाया जा सके। तो ये क्या करेंगे, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां है इसका, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे। देखिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना समझाया जाए उतना धीरे धीरे समझते चलेंगे। अभी कक्षा 8 चल रही है, 9th भी पढ़ेंगे, 10th 11th 12th, जब तक ये कंप्लीट करेंगे आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। सब चीज जो भी नाम लिखे जाते हैं सब आपको पता होंगे कि क्यों लिखे गए हैं, क्या मतलब है, क्या होता है, सब चीजें। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और बड़े ही ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ पढ़ते रहें। तो देखिए हेडक्वार्टर हो गया इसका गुड़गांव में। उसके बाद देखिए इसके लाभ की अगर बात करें कि जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, इसके क्या क्या लाभ होंगे। अब सूर्य क्या है, प्रतिदिन निकल रहा है और प्रतिदिन निकलता रहेगा, निकलता भी था, हमेशा ये चीज चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोलर ऊर्जा है ये कभी भी ना खत्म होने वाला एक साधन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको असमाप्त है ये, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, परंपरागत स्रोतों में क्या था कि प्रदूषण जो था वो मेन ऐसा कारण था, जो कि सभी पॉइंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हानियों के अंदर की प्रदूषण होता है सभी प्रकार के परंपरागत स्रोतों से। तो यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या प्रदूषण होगा, प्रदूषण यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये तो फायदे रहे। अब इसके अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान क्या होगा,
तो नुकसान ये रहेगा कि देखिए जो हम सौर सेल बना रहे हैं उसके बाद सोलर पैनल बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, खर्चीले काम है, महंगे काम है। सोलर पैनल बनने के बाद जो ऊर्जा बनेगी उसको भी संग्रहित करने के लिए किसी बैटरी की आवश्यकता होगी, तो बैटरी भी लगेगी, उसके अलावा और डिवाइस भी लगेगी, तो जिसकी वजह से क्या है, ये खर्चीला साधन है, खर्चीला साधन है। अब ये नहीं है कि एक बार लगा दिया तो भाई बहुत सा खर्चा कम हो जाए। आपने देखा होगा आमतौर पर जो सोलर लाइटें होती है, तो देखिए उसके लिए स्पेशल जैसे एक पूरा पोल लगा होगा, पोल के ऊपर आप देखेंगे कि यहां पर कोई लाइट लगी है, लाइट के बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ यहां पर लगा रहेगा एक सौर पैनल लगा हुआ है, यहां पर सौर पैनल, और उसके बाद सौर पैनल से जो बिजली बनेगी वो तारों के माध्यम से देखिए एक अन्य बॉक्स भी लगा होगा जिसके अंदर की इन्वर्टर टाइप की बैटरी होगी, जहां पर की ये ऊर्जा सेव होगी, और उसके बाद रात को जब जरूरत होगी तो इसको ऑन करने पर यहां से प्रकाश हमें मिलेगा। तो यहां पर देखिए अब ये सारी चीजें जो इस्तेमाल में हो रही है, जैसे कि इन्वर्टर है, सौर पैनल है, ये लाइट वगैरह होगी, ये सब क्या है, एक चीज को जलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर हमें अगर बहुत सारी लाइट की जरूरत पड़ती है एक रोड पर, तो बहुत सारे इस प्रकार के डिवाइस लगाने होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये खर्चीला साधन है। उसके अलावा देखिए इस प्रकार से अगर खंबे लग गए हैं, कहीं पर लाइट आ रही है सौर ऊर्जा से, तो क्या होगा कि लोग इसका सदुपयोग भी नहीं करते, इसमें व्यर्थ ज्यादा किया जाता है। ठीक है, कई जगह पर तो आप देखेंगे कि भाई ये बैटरी वगैरह भी उतार कर ले जाते हैं लोग, तो इस प्रकार का कार्य है। तो ये सब क्या है, इनकी हानियां हैं, ये सौर ऊर्जा थी। उसके बाद देखिए दूसरा अगर हम आगे बढ़ें तो गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण आता है सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत, वो है पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा क्या है, जो हवाएं गति करती है उन्हीं को क्या कहते हैं, पवन, यानी कि हवाओं के अंदर जब गति होगी तो पवन कहलाएगी। अब गति होगी तो पवन के अंदर गतिज ऊर्जा रहेगी। गतिज ऊर्जा होने के बाद देखिए क्या होता है कि पवन की वजह से जो टरबाइन है या गोल पंखे हैं वो घूमने प्रारंभ हो जाएंगे, और घूमने से क्या होगा, बिजली का निर्माण होता है। जैसे कि कल हमने जो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था उसके अंदर भी बताया गया था। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो ये भी कैसा है, देखिए असमाप्य है, यानी कि अनलिमिटेड मात्रा के अंदर ये मौजूद है, और ये आजकल ही इस्तेमाल में नहीं है, पहले भी इस्तेमाल में कर चुके हैं लोग इसको, यानी कि पुराना सिस्टम है। तो यहां पर देखिए प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था, एक तो अनाज की चक्की चलाने के लिए, अनाज को पीसने के लिए जो चक्कियां होती थी उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा इसका जो इस्तेमाल था वो देखिए पानी निकालने के लिए भी किया जाता था। तो देखेंगे इसका इस्तेमाल किस प्रकार से ये वर्किंग करती है। तो पवन ऊर्जा, तो देखिए इस प्रकार से बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगा दी जाती है, पंखे। तो ये सब क्या होंगे, जैसे कि आपने देखी होंगी बच्चों की जो फिरकियां आती है वो हवा से घूमती है, तो सेम इसी प्रकार का प्रोसेस है। ये ज्यादा ही बन गई है, 3 बना ले, 3 या 4 इस प्रकार से। तो ये रहेगी इस प्रकार से पवन चक्की। तो पवन चक्की जब चलेगी तो ये पंखा घूमेगा हवा की वजह से, यहां पर आएंगी पवन इस प्रकार से, तो ये पंखा जो है घूमना इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा। अब ये घूमेगा तो देखिए यहां से मान लीजिए एक इस प्रकार से रबड़ का पट्टा, जो कि यहां पर कोई जनरेटर होगा तो उसके अंदर ये फिक्स होगा। जब ये रोटेट करना शुरू होगा तो ये जो रबर है ये भी घूमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जनरेटर जो है ये भी घूमना प्रारंभ हो जाएगा। तो बस यही है कि जनरेटर को घुमाना है किसी भी प्रकार से, अगर ये घूमेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से देखिए अब जब ये घूमना प्रारंभ हुआ तो इसकी वजह से जो आटा चक्की है पहले वो चलाई जाती थी, अनाज पीस रहे हैं इसके अंदर, और इसी के अंदर ही एक और बेल्ट लगाकर क्या किया जाता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, जिन्हें कि रेहट वगैरह बोलते हैं। इस प्रकार से बाल्टियां लगी होती थी, तो ये भी घूमने प्रारंभ हो जाती थी। तो ये कुओं के अंदर जाएगी और यहाँ से पानी भर के वापस आएगा और खेतों के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार का सिस्टम था। आजकल भी यही है, बस इस जनरेटर के साथ में जैसे कि विद्युत सिस्टम को जोड़ दिया गया है, अब इससे बिजली बनाने की बात होती है। तो ये हमारी पवन ऊर्जा थी। इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, पवन का हो रहा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर इसकी बात करें
तो अगर इसकी बात करें कि कहां कहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए जिस प्रकार से नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूक्रेन है और स्पेन है। तो देखिए अगर भारत की बात करें, क्या भारत में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, तो बिल्कुल पवन ऊर्जा भारत में जनरेट की जाती है। और अगर भारत की पोजीशन की बात करें तो विश्व में चौथा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा के मामले में। तो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, भारत जो है 4th पोजीशन पर है। अगर पहले, दूसरे, तीसरे की बात करें तो चीन जो है वो प्रथम स्थान पर रहेगा, यूएसए जो है वो 2nd स्थान पर। तो फर्स्ट की बात करें तो देखिए जैसे कि चीन, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में जर्मनी, और चौथे नंबर पे हो गया हमारा देश भारत। अब भारत में पवन ऊर्जा कहां कहां पर बनती है, संयंत्र कहां कहां पर लगे हुए हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल होता है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में परमाणु ये जो पवन ऊर्जा है ये सर्वाधिक बनती है। उसके बाद देखिए बढ़ेंगे आगे तो इसके अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पवन चक्कियां लगी होती है, वहां पर भी पवन ऊर्जा से ऊर्जा बनाने का काम किया जाता है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पढ़ेंगे अभी। परमाणु ऊर्जा के अंदर क्या किया जाएगा, देखिए रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनसे कि क्या होगा, परमाणु ऊर्जा का निर्माण होगा। किस प्रकार के एलिमेंट मैंने आपको बताए, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल लें तो देखिए यूरेनियम और थोरियम इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया जाता है कि यूरेनियम और थोरियम पर जब इनका देखिए कंट्रोल तरीके से क्या किया जाएगा, परमाणु विखंडन किया जाएगा, तो उससे जो हमें बिजली मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, वही परमाणु ऊर्जा है। तो यहां पर देखिए 2 एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, थोरियम और यूरेनियम। यहां पर क्या करेंगे, जो नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु विखंडन किया जाता है इनका, उसी से क्या है, असीम ऊर्जा निकलती है और उसी को ही परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो इसकी भी थोड़ी सी क्रियाविधि समझेंगे कि किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, इस प्रकार से परमाणु रिएक्टर की अगर संरचना की बात करें तो देखिए ये परमाणु रिएक्टर, इसके अंदर क्या होगा, यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरेनियम की छड़ें या फिर थोरियम की छड़ें जो है इस प्रकार से इसके अंदर लगी होती है। और ये देखिए अगर इनका विखंडन चलता रहा तो ये विनाशकारी हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट की छड़ें लगी हुई हैं जो कि क्या करेगी, इसको मंदक का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अब इसके चारों तरफ देखिए इस प्रकार से पानी भरा रहता है, चारों तरफ ये जो क्षेत्र है पानी के अंदर डूबा रहता है, चारों तरफ पानी है। जब यहां पर परमाणु विखंडन प्रारंभ होगा तो यहां पर हीट प्रोडक्शन होगा। हीट की वजह से यहां पर जो पानी है उसका वाष्पीकरण प्रारंभ होगा, भाप बननी प्रारंभ होगी। तो जब भाप बनेगी तो देखिए भाप इस प्रकार से यानी कि पाइप से होते हुए जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर टरबाइन लगा होगा, इसको घुमाने का कार्य करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिजली जनरेट होगी। और बाद में ये जो भाप है देखिए दोबारा से ठंडी होकर क्या होता है, ये पानी के रूप में कन्वर्ट होकर दोबारा से इसी रिएक्टर के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये बनी परमाणु ऊर्जा। उसके बाद देखिए कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। अगर सबसे बड़े पैमाने पर बात की जाए तो सबसे बड़े जो उत्पादक देश हैं वो हैं देखिए यूएसए है और उसके बाद है यूरोप। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे भारत के अंदर कि भारत में कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भारत के अंदर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कहां कहां मिलते हैं। तो देखिए भारत के अंदर ये कहां कहां मिलेंगे रेडियो एक्टिव, जैसे कि राजस्थान है आपका, राजस्थान है और झारखंड,
यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम के भंडार है। और जो देखिए केरल का जो तट है वहां की जो मिट्टी है उसके अंदर मिलेंगे आपको क्या, मोनाजाइट सॉइल है, वहां पर मिट्टी है मोनाजाइट नाम की, तो उसके अंदर थोरियम के भंडार भी पाए जाते हैं, उसके अंदर थोरियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत के अंदर कहां कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है जहां पर कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो एक तो है देखिए कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर। उसके बाद बात करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में है तारापुर, महाराष्ट्र का तारापुर हो गया। उसके बाद कोटा जो कि राजस्थान में है, यहां पर है राणा प्रताप सागर। उसके बाद देखिए यूपी के अंदर नरोरा, ये सब चीजें याद रखेंगे, पूछी जाती है। कर्नाटक के अंदर है कैगा नाम से। तो ये भारत के ऐसे स्थान है जहां पर कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो सौर ऊर्जा देखी हमने, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब जो भूतापीय ऊर्जा है ये कहां से प्राप्त होगी, पृथ्वी से हमें प्राप्त होगी। देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकरण साहिब नाम का एक गुरुद्वारा है, एक जगह है। तो यहां पर अगर आप लोग घूमने गए हो तो यहां पर क्या है, एक गर्म पानी का तालाब है। उसके अंदर क्या है कि पानी जो है वो देखिए उबलता रहता है, इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर आप किसी कपड़े की पोटली बनाकर उसके अंदर चावल डालकर उसके अंदर डालेंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद वो जो चावल है उबल कर पक जाता है। तो ये जो पानी उबलता हुआ है ये किसकी वजह से है, पृथ्वी के अंदर जो तापमान है उसकी वजह से वो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से उबल रहा है। तो देखिए ये गर्म जो पानी हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है कि भाई पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऊर्जा है। तो कौन सी ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जिसकी वजह से पानी गर्म हुआ है। उसी चीज को हमें डिस्कस करना है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है ये कहां से प्राप्त होगी, पृथ्वी से प्राप्त। पृथ्वी से जो प्राप्त ऊर्जा है उसी को क्या कहा जाएगा, भूतापीय ऊर्जा कहा जाएगा। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान जो है उसके अंदर वृद्धि होती है, बढ़ता रहता है। तो क्या होगा, गहराई के साथ तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा कि देखिए जब हम हर एक 32 मीटर यानी कि 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो जो तापमान है उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। 32 मीटर चलेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। 100 किलोमीटर तक यही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे 100 किलोमीटर से ज्यादा तो हर 1 किलोमीटर के साथ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अब तापमान जिस प्रकार से बढ़ता जाएगा, पृथ्वी का धरातल अंदर से जितना गर्म होगा वहां पर उतनी ही संभावना होगी भूतापीय ऊर्जा की। तो आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से ये जो तापमान है ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। चाहे इस तालाब की बात करें, उसके अलावा कहीं पर गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के सोते वगैरह पाए जाते हैं, तो ये सब भूतापीय ऊर्जा की वजह से ही होता है। तो इसका इस्तेमाल देखिए किस काम में किया जा सकता है कि भाई जैसे खाना बनाना है, खाना भी बनेगा इससे, बिजली वगैरह भी बन सकती है और नहाने वगैरह के पर्पज से भी इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र कहां है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र की अगर बात की जाए तो ये है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर है। उसके बाद अन्य देशों की बात की जाए तो जिस प्रकार से न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस, यहां पर क्या किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी क्या कहीं इस्तेमाल होता है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि भारत में क्या है, एक तो मणिकरण जगह है, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है, यहां पर ही है, तो मणिकरण साहिब में है। उसके बाद लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख क्या है, शीत मरुस्थल है, तो यहां पर भी एक जगह है जिसका कि नाम है पूगा घाटी। तो पूगा घाटी कहां है, लद्दाख में,
यहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये हुआ भूतापीय ऊर्जा। अब अगर बात करें लाभ और हानि, हम देख रहे थे तो यहां पर हमने पढ़ लिया था पवन, देखेंगे इनकी भी, पहले इसकी बता देता हूं भूतापीय ऊर्जा की। तो देखिए एक तो क्या है कि हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको दो स्थान बताए, मणिकरण साहिब और पूगा घाटी, बहुत कम मात्रा में है ऐसे स्थान जहां पर की भूतापीय ऊर्जा इस प्रकार से हमें दिखाई देती हो। अगर यहां से कोई निर्माण कर भी लिया गया किसी विद्युत या किसी भी चीज का, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको किस प्रकार से भेजा जाएगा, ये सब क्या है, भारी कार्य है, इनको करना आसान नहीं है। तो हानि के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो दूर लोकेशन है इनकी, दूर दराज क्षेत्रों के अंदर ये स्थित है, तो हानि ज्यादा है, लाभ भी है, लेकिन उसकी तुलना में हानि इसकी ज्यादा है। तो अगर परमाणु ऊर्जा की हम बात करें, इसके क्या क्या लाभ और हानियां हैं, तो इसके अगर लाभ की बात करें तो देखिए एक बार का खर्चा है, लेकिन अगर एक बार ये परमाणु संयंत्र स्थापित हो जाता है, उसके बाद ये लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। अनलिमिटेड जो है हमें ऊर्जा इससे प्राप्त होती रहेगी। लेकिन नुकसान यही है कि जो परमाणु ऊर्जा है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से परमाणु ऊर्जा बनेगी तो उसके बाद देखिए अपशिष्ट पदार्थ भी निकलेंगे जो कि यूज के नहीं है, लेकिन वो भी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो, ये हानि थी इसकी। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा की पढ़ ली थी हमने। पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो ये भी क्या है, थोड़ा खर्चीला साधन है। उसके अलावा प्रदूषण वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, फायदा भी है। उसके अलावा देखिए एक तो भाई इनको ऊंचाई पर स्थापित करना, ये सब क्या है, कठिन कार्य हैं। पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक है, जब ये ब्लेड्स घूमती हैं तो पक्षियों के लिए जानलेवा है। ये सब नुकसान है, इनके फायदे भी हैं। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार आप समझते हैं, जब हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा के आकर्षण बल से, सूर्य का भी आकर्षण बल, इनकी वजह से क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर ये अपना खिंचाव प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के धरातल पर जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, ज्वार। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, जब चंद्रमा इसके पास आएगा तो ये जो पानी है इस प्रकार से उठ जाएगा, तो यही क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और यहां पर इसी ज्वार की बात हो रही है ऊर्जा बनाने के लिए, जिसको कि हम ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। अब ये किस प्रकार से बनाई जाएगी ज्वारीय ऊर्जा, तो जाहिर सी बात है कि ये वहीं पर बनेगी जहां पर कि ऊंचे ज्वार आते हों। तो जिन क्षेत्रों में, तटीय प्रदेश क्षेत्रों में जहां पर उच्च ज्वार आएंगे, तो यहां पर क्या किया जाएगा, जैसे ये समुद्र का तल है, यहां पर समुद्र का पानी है, तो यहां पर देखिए किनारे पर क्या किया जाएगा, इस प्रकार से एक डैम बना दिया जाता है, एक बांध बना दिया गया है यहां पर। और बांध पर यहां पर देखिए इस प्रकार से टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन घूमेगा, जनरेटर चलेगा उससे और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहां पर एक टरबाइन लगा है और यहीं पर होता है एक गेट भी होता है। तो इस प्रकार से देखिए जब ज्वार आएगा, इस पानी का लेवल ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, यहां तक आ गया है ज्वार आने के बाद लेवल। तो क्या होगा कि देखिए इस गेट को खोल दिया जाता है। जब इस गेट को हम खोलेंगे तो पानी जब यहां से आएगा अंदर इस तरफ, तो क्या होगा कि ये टरबाइन जो है घूमना प्रारंभ हो जाएगा और बिजली बनेगी। उसके बाद देखिए पानी यहां तक भर जाएगा, ऊपर तक पानी भर गया, गेट को बंद कर लिया गया है दोबारा से। उसके बाद ज्वार जो है चला गया, यानी कि भाटा वाली स्थिति आ गई, पानी का जो लेवल है वो फिर से कम हो गया। अब लेवल कम हो गया, पानी यहां पर भरा हुआ है, इस गेट को फिर से ओपन किया जाएगा। पानी जो है फिर से यहां से बहता हुआ समुद्र की तरफ निकलेगा और फिर से इस टरबाइन को घुमाएगा, फिर से बिजली उत्पन्न होगी। तो ये ज्वार भाटा से इस प्रकार से जो ऊर्जा बनी इस ज्वार से, वो क्या कहलाई, ज्वारीय ऊर्जा, इसको नाम दिया गया। और बात करें कि देखिए कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, तो रूस, फ्रांस और भारत के अंदर भी देखेंगे कि जो कच्छ जगह है गुजरात के अंदर, यहां पर प्रमुखता से ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो फायदा ही है, प्रदूषण रहित है, और उसके अलावा भाई सस्ता भी है, ज्यादा महंगा नहीं है। एक तो यह है नुकसान की निरंतर ऊर्जा की सप्लाई इससे नहीं होती, निरंतर ऊर्जा नहीं मिलती। और जो वन्य जीव है यहाँ पर महासागरों के अंदर, उनको भी इससे खतरा है।
उनके लिए यानी कि ये हानिकारक है। तो ये लाभ और हानि हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस यानी कि यहां पर बात होगी ऐसी गैस जो कि किससे बनेगी, जैविक पदार्थों से निर्मित हो। जैविक पदार्थों से निर्मित होती है अगर कोई गैस तो उसी को क्या कहा जाएगा, बायोगैस कहा जाएगा। तो किससे बनेगी ये, जैविक अपशिष्ट से। जैविक अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, जैविक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि जो वनस्पति पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियां होती हैं, रसोई घर का हमारा कचरा है जो कि सब्जियों को छीलते टाइम या इस प्रकार से उत्पन्न होता है, सब्जियों के छिलके हैं, भाई संतरा का छिलका है कोई, और उसके अलावा कोई खराब सब्जी है, ये सब क्या है, जैविक है। जो जीव जंतु है ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। खासकर तो आप लेंगे जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हैं, मृत पेड़ पौधे। उसके अलावा जो मुख्य है वो है जो पशुओं का अपशिष्ट है जो कि गोबर कहलाता है, तो इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। तो गोबर इसके अंदर मुख्य रूप से होगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो रसोई घर का अपशिष्ट है ये भी इसके अंदर शामिल है। अब इसको क्या किया जाएगा, ये जो हमारे पास इकट्ठा हो गया है ये जैविक अपशिष्ट, इसको एक टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास होगा एक टैंक और इस सारे अपशिष्ट को यहां पर एक डालने की जगह होगी, इस प्रकार से एक पाइप यहां से इसके अंदर डाल दिया जाएगा। जैविक अपशिष्ट जो है यहां तक भर गया है, यहां तक आ गया। उसके बाद देखिए क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं, इन चीजों के अंदर बैक्टीरिया होंगे जो कि क्या करेंगे, इन रासायनिक अपशिष्टों का अपघटन करना प्रारंभ कर देंगे। जब इसका अपघटन होगा तो उसके फलस्वरूप यहां पर गैस रिलीज होगी, गैस बनेगी, बचे हुए पार्ट के अंदर गैस बन जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा यहां पर एक अन्य पाइप भी रहता है कि भाई जब ज्यादा यहां पर ये अपशिष्ट का लेवल बढ़ जाता है तो यहां से वापस निकल जाता है। उसके अलावा जब ये गैस इकट्ठी हो जाएगी तो उसकी निकासी के लिए भी एक पतला सा वाल यहां पर लगा होगा जिसकी मदद से इस गैस को बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बनेगी हमारी बायोगैस। तो किसकी वजह से होगा, ये बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाता है, इसका अपघटन, बैक्टीरिया का अपघटन होगा जिसके फलस्वरूप गैस बनेगी। गैस भी कौन सी, मुख्य रूप से मीथेन, मीथेन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर बनेगी, दोनों मिलकर क्या बनाएगी, बायोगैस बनाएगी। अब ये जो गैस है ये कई काम में ली जा सकती है, घर में खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए पानी वगैरह को, इस काम में तो ये इसके इस्तेमाल हुए, जैसे कि खाना भी बनेगा, विद्युत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा वो जो ये अपशिष्ट यहाँ से निकलेगा गैस बनने के बाद, जब विघटन खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से ये चीज विघटित हो चुकी होगी, जब इसको हम निकालेंगे तो ये खाद के रूप में निकलेगी, जैविक खाद कहलाएगी, जो कि बहुत फायदेमंद है वनस्पति के लिए। तो इससे खाद मिल गई। तो इस प्रकार से ये बायोगैस था। इसके भी अगर लाभ की बात की जाए तो देखिए एकदम आसान सिस्टम है, कहीं पर भी बनाया जा सकता है कम लागत पर, और ये जो चीजें हैं जैविक अपशिष्ट ये हर जगह पर उपलब्ध हैं, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हानि की बात करें तो मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये रिलीज होती है वायुमंडल के अंदर तो ये क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करेगी, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने पढ़े ये गैर परंपरागत स्रोत थे। तो पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पता चला कि देखिए कोई भी ऊर्जा के या खनिज संसाधन है, इनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इनकी बेफिजूल में इनको खत्म नहीं करना चाहिए, सब चीजों को देखकर ही यूज करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से कि भाई लाइट कहीं पर जल रही है तो उसको बंद करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह है, कहीं पर हम जा रहे हैं, रेड लाइट है तो ऐसे व्हीकलों को बंद कर दें, वहाँ पर ना चलाएं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।